So, good evening, everyone. Today we are going to discuss a part of the operating system which is generally neglected, that is file system. जब क्लास में भी ऑपरेटिंग सिस्टम कराते हैं बड़ी तेजी से करा देते हैं, but this is an important aspect of the computer system and especially operating system. And this class has been basically organized for Commvault. Because Commvault is a backup and थोड़ा मोटा ले लेता हूं ये वाला साइज बैकअप एंड रिस्टोर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, राइट? बट ऐसा नहीं है कि फाइल सिस्टम का नॉलेज और दूसरी जगह हेल्प नहीं करेगा. इट विल हेल्प यू इन ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज वेयर ओएस इज आस्क्ड और इन इंटरव्यूज और रिटन टेस्ट. तो इनका जो बेसिक पर्पस है, बेसिक सर्विसेज कॉमवॉल्ट की है, वो बैकअप एंड रिस्टोर सर्विसेज प्रोवाइड कराना है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को. तो इस सिलसिले में हमने क्लास रखी है. आज एक क्लास करेंगे, कल एक क्लास करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिनिश इट, राइट? तो मैं शुरू करता हूं. फाइल इज नथिंग बट ए नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा stored in some secondary storage. because आपको पता है कि भाई दो पार्ट है, एक डेटा है और एक प्रोग्राम है, राइट? और during execution this data and program both should be in the main memory in general and particularly RAM. But this RAM is volatile. I need to store my data as well as my program. Their data may be of two types. One is temporary, one is permanent. So temporary data need not to be stored somewhere, but permanent data has to be stored somewhere. And similarly, my program, whether it is a high-level program or whether it is an object OBJ program or whether it is an exe file linked with all linkers, this has to be stored somewhere. And this will be stored in secondary storage. And when I talk about secondary storage, more than 99% it is, I'm talking about HDD, hard disk drive. Okay, so in order to efficiently store and access this data, which is stored in secondary storage, we need a file system. Secondary storage हमने इस पे स्टोर किया, सेकेंडरी स्टोरेज पे. वी वांट टू एफिशिएंटली एक्सेस, इसको हम अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकें, उसके लिए मुझे फाइल सिस्टम की जरूरत पड़ती है. इफेक्टिवली, इजीली एंड एफिशिएंटली, राइट? तो ये तीन ईज हैं. तो इनके लिए हमें जरूरत पड़ती है फाइल सिस्टम की. अब ये फाइल सिस्टम क्या होता है, अब हम इसका जिक्र कर लेते हैं. फाइल सिस्टम is a collection of files, first of all. Secondly, we need to organize these in some structure. This is generally our directory structure. अब तरह तरह की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, उनमें से कौन सी हम यूज करनी चाहिए, कौन सी नहीं यूज करनी चाहिए और क्यों यूज करनी चाहिए, उसका जिक्र करेंगे. डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बेसिकली ऑर्गेनाइज करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन सी फाइल कहाँ पे है, किस हायरार्की में है. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पार्टीशन. अगर आप हार्ड डिस्क की स्ट्रक्चर देखें, दिस इज लाइक दिस. Okay, these are plastic platters coated with some magnetic material, and these are having some concentric circles like this.
Okay, we have read write heads. And there is a spindle which rotates and इसमें जो बेसिक यूनिट है ट्रांसफर की वो उसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो तीन चीज से मैं एक, मान लिया ये सेक्टर मुझे चाहिए तो मुझे तीन चीज पता होनी चाहिए, एक ट्रैक नंबर, एक सिलेंडर नंबर और एक सेक्टर नंबर। तो इन तीन चीजों की मदद से मैं फाइंड कर सकता हूं। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं पार्टीशंस की। पार्टीशंस क्या है? पार्टीशंस ये है, मान लिया मेरी हार्ड डिस्क में टोटल 1000 सिलेंडर्स हैं। तो मैं इस एक एचडीडी को मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशंस में डिवाइड कर सकता हूं। आपने देखा भी होगा, आप एक एचडीडी लेते हैं, उसके अंदर एक सी ड्राइव होती है, एक डी ड्राइव होती है, एक ई ड्राइव होती है। एक ही ड्राइव के अंदर वो कैसे बन जाती है? वो पार्टीशन के थ्रू बनती है। मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या कहता हूं कि भाई 0 से लेके 500 तक मेरा पार्टीशन 1 बनेगा, 501 से लेके 700 तक मेरा पार्टीशन 2 बनेगा, और 701 से लेके 999 सिलेंडर तक मेरा पार्टीशन 3 बनेगा। तो एक ही हार्ड डिस्क के अंदर 3 पार्टीशन बन गए। दूसरी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट बड़े पार्टीशन की है तो मल्टीपल हार्ड डिस्क को मिला के भी एक पार्टीशन बन सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हार्ड डिस्क इज ए फिजिकल एंटिटी। हार्ड डिस्क की अपनी एक स्टोरेज कैपेसिटी है। मान लिया मैं कह रहा हूं कि मेरी हार्ड डिस्क जो है वो 1 टेराबाइट की है, बट उसके अंदर मैंने लॉजिकल पार्टीशन डिवाइड कर दिए 3। पार्टीशन 1, इसकी कैपेसिटी मान लिया 500 GB हो गई। पार्टीशन 2, इसकी कैपेसिटी 200 GB हो गई, and rest is given to the partition 3, let it be 300 GB or so. So files are mapped by OS onto physical devices. अब मेरा जो डेटा है वो कहीं, am I audible? Yes, sir. और फिजिबिलिटी भी है नोट्स की ना? ठीक है। तो बेसिकली मेरा डेटा मान लिया यहाँ पे इस वाले सेक्टर में यहाँ कहीं स्टोर है। क्या यूजर ये कहेगा भैया मुझे सिलेंडर नंबर ट्रैक नंबर 5 से सिलेंडर नंबर 400 और सेक्टर नंबर 5 से डेटा उठा के लेके आओ। यूजर को अगर ये सब याद रखना पड़ गया तो उसका तो काम तमाम वैसे हो जाएगा। तो ये जो मैपिंग का काम है, यूजर ने कहा भैया a.txt फाइल, ये फाइल लेके आओ हार्ड डिस्क से। तो ये जो मैपिंग करेगा कि भैया यहाँ पे ये a.txt फाइल जो है ये ट्रैक 5 सिलेंडर 400 और सेक्टर 5 पे स्टोर्ड है, ये सेक्टर उठा के ले आओ। ये काम जो करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। इज इट क्लियर? भाई हुंकारे भरते रहो बीच बीच में। यस और नो? यस सर। क्योंकि ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया था, ये फाइल सिस्टम मैंने इग्नोर किया था। मैंने कहा शायद कंपनीज ना पूछें, बट ये कॉमवॉल्ट का मौका है तो मुझे मौका मिल गया इसको प्रिपेयर करने का और आपको डिलीवर करने का। तो बेसिकली फाइल्स आपकी कई तरह से हो सकती हैं। ये तो फ्री फॉर्म फाइल्स होती हैं जिनमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे लाइनेक्स की मैं बात करूं, लाइनेक्स में हर फाइल को वो जस्ट ए कलेक्शन ऑफ बिट्स देखता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कलेक्शन ऑफ बिट्स है या स्ट्रीम ऑफ बिट्स, और उन बिट्स को किस तरह से आपको ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से इंटरप्रेट करना है, वो उस प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम ने उस फाइल को एक्सेस किया है उसकी जिम्मेदारी पे आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये तो फ्री फ्लो हो गया। दूसरा हो गया फॉर्मेट रिजिडली। दूसरे कुछ इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि फॉर्मेट होता है हर रिकॉर्ड का, और ये मिला के एक रिकॉर्ड बनेगा, और एक दिस इज द लॉजिकल यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर। तो इसमें हम
उसमें बहुत सारे फील्ड्स हो सकते हैं, उन फील्ड्स की अपनी एक स्ट्रक्चर हो सकती है, दैट हैज टू बी फॉलोड. OS provides a uniform logical view of information storage. OS abstracts from physical properties. ये बहुत important है. OS abstracts from physical properties of storage devices to define a logical storage unit. फाइल को मैं एक लॉजिकल स्टोरेज यूनिट की तरह से बात कर सकता हूं. जैसे a.txt है, इसका साइज मान लिया छोटी सी फाइल है, 500 बाइट्स है. ठीक है. अब ये कहीं पे किसी सेक्टर में, किसी ट्रैक में, किसी सिलेंडर में स्टोर्ड है, तो इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कमांड देना है कि ये फाइल लेके आनी है, वो उस फाइल को लेके आएगा. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इस फाइल की, उनको हाइड करेगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिवाइस, उनकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आर एब्स्ट्रैक्टेड. तो ये एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है. और जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी, तब भी हमने ये पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हार्डवेयर फ्रॉम द यूजर. यूजर को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, भैया मेरी डिवाइस मेरी जो फाइल है वो हार्ड डिस्क में है, या यूएसबी में है, या सीडी रोम में है, और वो किस तरह से अलग अलग डिवाइस ड्राइवर, कौन सा डिवाइस कंट्रोलर यूज होगा, किस तरह से वो एक्सेस होगी, कितना रोटेशन होगा, कितनी डिले होगी, वो सब की चिंता करने की जरूरत नहीं. फिर हर फाइल के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं. एट्रीब्यूट्स क्या है? जैसे एक नेम. फिर नेम क्या है? उसका एक सिंबॉलिक फाइल नेम है. आइडेंटिफायर, एक हर फाइल को एक यूनिक आइडेंटिफायर प्रोवाइड करते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जैसे यूजर को मिलता है, ऐसे एक फाइल को भी आइडेंटिफायर मिल जाता है. राइट. देन टाइप, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स. अभी हम उनका जिक्र करेंगे थोड़ी देर में. मतलब देयर आर exe files, there are batch files, there are multimedia files, there are multiple types of files, right? Okay, so तीसरे लोकेशन, ये डिवाइस में कहाँ पे स्टोर्ड है, इसके लिए एक पॉइंटर की जरूरत होती है. फिर इसका साइज कितना है, कितनी बाइट से ले रही है. प्रोटेक्शन एंड एक्सेस कंट्रोल राइट्स, इनका जिक्र भी हम लास्ट में करेंगे. बट मेरा कहने का पर्पस ये है कि ये मेरी फाइल है, मैंने बनाई है, तो मैं किसको इसकी एक्सेस देना चाहता हूं और किसको एक्सेस नहीं देना चाहता, दैट शुड बी इन माय हैंड. देन टाइम एंड डेट ऑफ क्रिएशन और यूजर आइडेंटिफिकेशन, हु इज द क्रिएटर, हु इज द ग्रुप, ऑल दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल. फिर हम इसके ऊपर ऑपरेशन क्या क्या करना चाहते हैं. एक ऑपरेशन है क्रिएटिंग ए फाइल, दूसरा है राइटिंग ए फाइल. हम चाहते हैं अगर मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क में स्पेस लोकेट करना पड़ेगा. ओके, उसके लिए अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे. बट स्पेस लोकेट कर दिया, उसके बाद एक एंट्री डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, उसके बाद ये फाइल आपकी एक्टिव हो जाएगी. राइटिंग ए फाइल, एक पॉइंटर हम मेंटेन करते हैं जनरली. कई ऑपरेटिंग सिस्टम दो अलग अलग पॉइंटर मेंटेन करते हैं, एक रीड पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर. बट जनरली क्या होता है कि एक फाइल पॉइंटर होता है, जिसको हम एफपी फाइल पॉइंटर बोलते हैं. ये फाइल पॉइंटर मेरी फाइल में करंट लोकेशन बताता है, और जो भी रीड और राइट ऑपरेशन होंगे वो इस फाइल पॉइंटर के आसपास होंगे. इज इट क्लियर? ठीक है भाई? यस सर. अब इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा. और जो ऑपरेशन है मेरे, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या ऑपरेशन है. रीडिंग ए फाइल, एक ऑपरेशन है रीडिंग ए फाइल. आई वांट टू रीड फ्रॉम ए फाइल, है ना. तो अब क्या करते हैं कि जब एक रीड रिक्वेस्ट आई, पहले तो फाइल को हमें ओपन करना पड़ेगा. कोई भी फाइल, सिस्टम कॉल्स है, फाइल के रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि ओपन है, क्लोज है,
रीड है, राइट है, सीक है, ये सब बताएगा। तो पहले हमने फाइल को ओपन किया, उसके बाद जब हम रीड करना चाहते हैं तो अगर मुझे 1 बाइट भी रीड करनी है तो 1 बाइट एक बार में ट्रांसफर नहीं होगी, पूरा ब्लॉक ट्रांसफर करेगा, है ना। ब्लॉक विल बी ट्रांसफर्ड। क्यों? क्योंकि एक तो बेसिक यूनिटी हार्ड डिस्क से ट्रांसफर की ब्लॉक है, ये 512 बाइट का होगा या 1024 बाइट्स का होगा। दूसरी चीज ये है कि अभी आपने बाइट x यूज किया, थोड़ी देर बाद आपको x+1 की जरूरत पड़ेगी, उससे थोड़ी देर बाद आपको x+2 की जरूरत पड़ेगी, बार बार डिस्क ऑपरेशन थोड़ी करते रहेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस वी ट्रांसफर द एंटायर ब्लॉक। तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टरी को सर्च करना पड़ेगा, और उससे फिर मुझे पॉइंटर पता लगेगा कि पॉइंटर की सिस्टम का रीड पॉइंटर कहाँ पे है, या जो करंट फाइल पोजीशन है उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशन इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। एक ऑपरेशन होता है रिपोजिशनिंग। मान लिया अभी मैं यहाँ पे फाइल पॉइंटर मेरा, ये मेरी फाइल है, यहाँ पे फाइल पॉइंटर मेरा यहाँ पे है, मैं 100 बाइट्स पीछे जाना चाहता हूँ, तो ये ऑपरेशन मेरा रिपोजिशनिंग होता है। फिर आई वांट टू डिलीट ए फाइल और आई वांट टू ट्रंकेट ए फाइल। So all this information is basically operations are performed when and as and when required. तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि यूजर को इस तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करे जिससे कि वो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सके और उसको कोई दिक्कत ना आए, इजीली परफॉर्म कर सके। ओके, अब हम आते हैं ओपन फाइल टेबल पे। एक्चुअल में मेरे सिस्टम में थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हैं, तो 4 प्रोसेस चल रहे हैं, मान लिया P1, P2, P3 एंड P4। सपोज दीज आर द 4 प्रोसेसेस। इसने फाइल F17 खोली हुई है, इसने F23 और F90 खोली हुई है, मान लिया इसने F256 खोली हुई है, और इसने F337 खोली हुई है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक लिस्ट ऑफ ओपन फाइल मेंटेन करके रखता है, टेबल मेंटेन करके रखता है, जिसके अंदर वो सारी फाइल्स जो कि करंटली ओपन है बाय किसी वन ऑफ द प्रोसेसेस, एक्टिव प्रोसेसेस। ओके, तो जब भी किसी फाइल पे ऑपरेशन की रिक्वेस्ट होती है तो इस फाइल के अंदर एक इंडेक्स होता है, जिससे कि हमें बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सीधा पता लग जाता है। और जब फाइल एक्टिव नहीं रहती तब फिर हम इसको रिमूव, ओपन फाइल टेबल से रिमूव कर देते हैं। अभी हम क्या करके रखेंगे भाई, F17 इस डायरेक्टरी में है, F23 मेरी यहाँ पे मिल जाएगी, इसकी लोकेशन यहाँ पे रहती है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, बट मेजरली इसमें बेनिफिट ये रहता है कि सर्चिंग मेरी आसान हो जाती है। तो जब ये फाइल एक्टिवली यूज नहीं रहती तो इसको हटा देते हैं एंट्री को ओपन फाइल टेबल में से। ठीक है, जब मैंने आपको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बताया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स पीसीबी में हम स्टोर करके रखते हैं, राइट। देन एक ओपन काउंट रहता है। ओपन काउंट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट हैव द फाइल ओपन, क्योंकि एक ही फाइल को मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस कर सकते हैं। मान लिया F23 को P1 भी एक्सेस कर रहा है और P4 भी एक्सेस कर रहा है, तो उस ओपन फाइल टेबल में ये एंट्री रहेगी कि ये जो है कितने प्रोसेस इसको एक टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं। अब हम आते हैं फाइल टाइप्स पे। फाइल टाइप्स आपकी डॉक फाइल हो सकती है, आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हो सकती हैं, आपकी बैच फाइल्स हो सकती हैं, आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकती हैं, आपकी पीडीएफ फाइल्स हो सकती हैं, आपकी मल्टीमीडिया फाइल्स हो सकती हैं। अभी हम अगले पेज पे देखते हैं कि किस तरह से इनका फर्क क्या रहता है और क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं अलग अलग तरह की फाइल्स की। तो ये आ गया। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, और इसमें जनरली जो .exe, .com और .pin, ये 3 फाइल मेरी एग्जीक्यूटेबल होती है। ये मशीन लैंग्वेज में है और रेडी टू एग्जीक्यूट है।
मतलब सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को इनको हार्ड डिस्क से रीड करके मेमोरी में लेके आना है, मेमोरी में एलोकेशन करना है, उसके बाद प्रोग्राम काउंटर को का कंट्रोल ट्रांसफर कर देना है मेमोरी में एक लोकेशन पे, सीधे सीधे एग्जीक्यूशन शुरू कर देंगे। जबकि जो ओबीजे फाइल्स हैं, ऑब्जेक्ट फाइल्स .obj या .o, these are also in machine language, these are also compiled or assembled, but ये अभी लिंक्ड नहीं है प्रॉपरली, इनको हम सीधे सीधे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इससे पहले मुझे लिंकिंग करनी पड़ेगी, इनकी जो लाइब्रेरीज हैं उनके साथ लिंक करना पड़ेगा, या कोई दूसरी फाइल्स हैं उनके साथ लिंक करना पड़ेगा। तो आई कैन नॉट एग्जीक्यूट ओबीजे डायरेक्टली। देन आई हैव सोर्स कोड फाइल्स .c, .cpp, .parse, .asm. This is basically in assembly language. Right. So then we have batch and shell files. These are also executable. That means these are basically collection of commands which can be executed from $prompt. तो ये अलग तरह की फाइल्स हैं, ये मशीन लैंग्वेज में नहीं है, बट ये बाइनरी कमांड्स हैं जो कि एक सीक्वेंस में एक फाइल के अंदर हमने स्टोर कर लिए और उनको हम एक ग्रुप की तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर मेरी आर्काइव फाइल्स हैं zip, tar, .arch. These are related files grouped into one file for storage purpose. इसमें मेरा दो पर्पस है, बैकअप के लिए और कंप्रेशन के लिए। I want to reduce the size. Suppose I want to send 1000 files over a network. तो एक तो काम मेरा आसान हो जाएगा, मुझे 1000 कमांड नहीं देने पड़ेंगे अगर मैं इनको आर्काइव कर लेता हूँ, जिप कर लेता हूँ। तो एक तो क्या होगा बेनिफिट, एक ही कमांड में दूंगा। एफटीपी प्रोटोकॉल अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे एक ही एफटीपी एक्टिवेट करनी पड़ेगी। और दूसरा एडवांटेज ये हुआ कि इनका साइज जो है वो जनरली कम हो जाता है जब हम इनको जिप करते हैं, तो ये बेनिफिट रहता है। तीसरी मेरी लाइब्रेरी रहती है .lib, .dll, तो ये लाइब्रेरी रूटीन्स हैं जो प्रोग्रामर्स यूज करते हैं। फिर मेरे टेक्स्ट फाइल्स हैं, मल्टीमीडिया फाइल्स हैं, तो दीज आर ऑल द टाइप ऑफ फाइल्स। तो हर फाइल का एक क्रिएटर एट्रीब्यूट रहता है जो ये बताता है कि ये फाइल किसने क्रिएट की। तो इसकी बेनिफिट हमें तब मिलती है जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ऑथराइजेशन की बात करते हैं और सिक्योरिटी की बात करते हैं। अच्छा, यूनिक्स में फाइल टाइप को एक मैजिक नंबर की हेल्प से बताता है, क्योंकि मैंने बताया था कि यूनिक्स में जितनी भी आपकी फाइल्स हैं दीज आर बिट स्ट्रीम्स, इनकी स्ट्रक्चर नहीं मानते। तो फिर इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी फाइल किस तरह की है। तो ऑपरेटिंग ये एक मैजिक नंबर रखता है, मैजिक नंबर स्टोर करता है बिगिनिंग ऑफ द फाइल में, जिससे पता लग जाता है कि मेरी फाइल किस तरह की है। ठीक है। Unix does not store the name of the creator program. It allows user to provide file name extension, but does not enforce. Yes, Unix में जरूरी नहीं है कि आपको फाइल नेम का एक्सटेंशन देना ही देना हो, आप देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते। Okay. तो हम बात करते हैं फाइल स्ट्रक्चर की। तो फाइल स्ट्रक्चर certain files must conform to a required structure. जैसे exe फाइल है, आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इनकी होनी पड़ेगी, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज में है और ये सीधे मशीन को एग्जीक्यूट करना है, मशीन की समझ में और कुछ आना नहीं है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जब एक बार इस फाइल को यहाँ पे लोड कर दिया मेमोरी में, उसके बाद कंट्रोल सीधा मशीन के पास गया। अब बीच में कोई और सॉफ्टवेयर नहीं है जो इसको समझा सके कि भाई क्या करना है। मशीन को यहाँ से डेटा रीड करना है, इंस्ट्रक्शन रीड करनी है और एग्जीक्यूट करना है। तो जो मशीन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको इसको कंफर्म करना पड़ेगा। तो कुछ ओएस हैं जो
सिस्टम सपोर्टेड फाइल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उनको कंफर्म करना पड़ेगा, और उसके ऑपरेशंस भी रहते हैं स्पेशल, और उन स्ट्रक्चर्स की फाइल अगर है तो वो ऑपरेशन स्पेशल हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि यूनिक्स इस तरह की कोई स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करता, ये सिर्फ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की तरह से डील करता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम की अब जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना कोड करे, इन बिट्स की स्ट्रीम जो वहां से आ रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ला के दे रहा है, उसको इंटरप्रेट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना ताकि वो उससे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल सके, वो सब जिम्मेदारी एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर आ जाती है। बट कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो कि इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का बर्डन थोड़ा कम कर देते हैं। अब हम इंटरनल फाइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो ऑल डिस्क आईओ आर परफॉर्म्ड इन यूनिट ऑफ वन ब्लॉक। ये मैंने पहले भी बताया आपको, जब भी हार्ड डिस्क से ट्रांसफर होगा डेटा मेन मेमोरी में या मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में, तो पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये 512 बाइट्स का ब्लॉक है भाई, इसमें से 5 बाइट उठा लाओ, बाकी की बाइट्स की जरूरत नहीं है। नहीं, जब भी ट्रांसफर होगा कंप्लीट ब्लॉक होगा। तो अब क्या है कि मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं फाइल में, रिकॉर्ड की लेंथ है, मान लिया L बाइट का एक रिकॉर्ड है, और मैंने कहा कि भाई ट्रांसफर की जो यूनिट है वो मेरी 512 बाइट्स है। तो मैं क्या कर सकता हूं, more than one records may be packed in one block. राइट, मान लिया मैंने कहा कि 100 बाइट का रिकॉर्ड है मेरा और 512 बाइट्स का मेरा ब्लॉक है, तो 5 रिकॉर्ड्स आई कैन इजीली पैक इन दिस ब्लॉक। और ये जो 12 बाइट्स हैं ये मेरी फ्रेगमेंटेशन में चले जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जब हमने मेमोरी की बात की थी तब भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का जिक्र आया था, यहाँ पे भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। ये 12 बाइट्स जो है मेरी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की भेंट चढ़ गई। इज इट क्लियर? आगे चलें। सब चलेगा? यस सर। अच्छा, यस सर। यस सर। मुझे कई बार लगता है कोई है ही नहीं, मैं ही पढ़ा रहा हूँ अकेला ही। कोई नहीं, मैं फिर भी पढ़ाऊंगा। हो सकता है कोई देख ही ले, कोई एक बच्चा बाद में जाके देख ले। ओके, अब हम आते हैं एक्सेस मेथड्स पे। एक्सेस मेथड्स की जब बात करते हैं तो 3 तरह के एक्सेस मेथड होते हैं। एक होती है सीक्वेंशियल एक्सेस, एक होती है डायरेक्ट एक्सेस, और तीसरी होती है आपकी इंडेक्स्ड एक्सेस। तो सीक्वेंशियल एक्सेस जो है वो टेप्स में यूज होती है जनरली। और टेप्स किस तरह से होती हैं, ये आपकी इस तरह से टेप्स है, जैसे आपने नहीं देखी, हमने तो बहुत गाने सुने हैं इन पे, मैग्नेटिक टेप्स पे। तो ये इस तरह का मटेरियल रहता है, यहाँ पे रीड राइट हेड रहता है, और इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस इस तरह से होती है कि भैया अगर आपको रिकॉर्ड 100 पे है अभी आप, तो उसके बाद आप रिकॉर्ड 101 को एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको 110 पे जाना है तो पहले 101 करेंगे, फिर 102 करेंगे, फिर 103 करेंगे, फिर 109 करेंगे, उसके बाद 110 करेंगे। तो ये होती है आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस। रिकॉर्ड n के बाद में रिकॉर्ड n+1, रिकॉर्ड n और रिकॉर्ड n+1। अच्छा, बेसिकली बात यह है कि टेप्स जो है बहुत चीप है, कॉस्ट पर बिट इज वेरी लो, और स्टोरेज कैपेसिटी इज इन पेटाबाइट्स। और बट ये बैकअप पर्पस के लिए यूज होती है। मान लिया मुझे पूरे साल का पूरे साल का ट्रांजैक्शन हुआ, एचडीएफसी बैंक की मैं बात कर रहा हूं, मान लिया एचडीएफसी बैंक का पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है उसका ट्रांजैक्शन एक बैकअप में लेके हमने टेप्स में रख के डाल के छोड़ दिया।
ठीक है, चूंकि अब तो 2020-21 शुरू हो गया फाइनेंशियल ईयर, तो उसका सारा ट्रांजेक्शन शुरू होगा। लेकिन पिछले साल की जब कभी जरूरत होगी तो इसको बैकअप से उठा के यहाँ पे हम हार्ड डिस्क में किसी रिस्टोर कर लेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, दीज आर वेरी स्लो, और वही बात है कि बट चूंकि रेयरली यूज होती है, बैकअप पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो कभी कभी यूज होती है। तो इसमें क्या है कि इसको आप रिवाइंड कर सकते हैं। एक करंट पोजीशन होती है, एक बिगनिंग होती है, एक एंड होती है, और रीड राइट जो है इसमें हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, फर्दर डायरेक्शन में। ये नहीं कि आप पीछे चले जाएंगे, एकदम पीछे जाना होगा तो आपको रिवाइंड करके बिल्कुल शुरू से फिर शुरू करना पड़ेगा। तो बट कुछ ओएस कहते हैं कि स्किप एंड रिकॉर्ड्स, अभी मैं 100 पे हूं, 10 रिकॉर्ड आगे स्किप करने हैं, तो 10 रिकॉर्ड स्किप करके मैं सीधा 110 पे आ जाऊंगा, राइट। तो some OS provides this facility, but this is not a general feature of this. Second and the most important is direct access, which is basically used for HDD. And what we do here कि इसमें आप किसी भी रिकॉर्ड को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। आपने जब हार्ड डिस्क का भी पढ़ा होगा तब भी देखा होगा कि आप किसी भी रिकॉर्ड को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। मान लिया मैं अभी रिकॉर्ड 100 पे हूं, मुझे रिकॉर्ड 30 चाहिए, आई कैन गो टू रिकॉर्ड 30, ओके, देन आई कैन गो टू से रिकॉर्ड 150। इसमें जो रीजन क्या है कि जो मेरी हार्ड डिस्क की स्ट्रक्चर है वो सीक्वेंशियल नहीं है, उसको देखो आप। अब ये मान लिया मेरा रिकॉर्ड 100 तो किसी एक ब्लॉक रिकॉर्ड 100 जो है वो किस ब्लॉक में, किस सेक्टर में, किस ट्रैक में है। अब मैं चला गया रिकॉर्ड 30 पे, वो किसी दूसरे बी डैश सेक्टर सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर हो गया, ब्लॉक सेक्टर ट्रैक सेक्टर एंड सिलेंडर, TSC, T डैश, S डैश एंड C डैश। तो मैं अपने रीड राइट हेड को चेंज करके, रीड राइट हेड को चेंज कर दिया, उसके बाद स्पिंडल घुमा दिया, रोटेट कर दिया, उसके बाद रीड राइट हेड को आगे पीछे कर दिया, तो आई कैन मूव टू एनी ट्रैक नंबर, एनी सेक्टर नंबर, एनी सिलेंडर नंबर विदाउट वरीइंग वेयर आई एम। उसमें टाइम लगता है, दो तरह की लेटेंसी होती है, सीक टाइम एंड रोटेशनल टाइम, उसको हम बाद में जिक्र करेंगे। बट हम जा सकते हैं किसी भी ट्रैक सेक्टर सिलेंडर से किसी दूसरे ट्रैक सिलेंडर पे हम जा सकते हैं, रोटेशनल टाइम। तो ये मुझे देता है। इसमें जनरली फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड्स होते हैं, तो इसको रीड राइट किसी भी ऑर्डर में हम कर सकते हैं आगे पीछे जाके, ये HDD के लिए सुटेबल है। इंस्टेड ऑफ रीड नेक्स्ट, राइट नेक्स्ट, हम कहते हैं रिकॉर्ड नंबर देते हैं यहाँ पे, रीड एंड राइट एंड, कौन सा रिकॉर्ड रीड करना है, कौन सा रिकॉर्ड राइट करना है, और कितनी मुझे इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ेगी, दैट आई डिसाइड डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी रिकॉर्ड्स कैन बी पैक्ड इन वन ब्लॉक और वन सेक्टर, दैट आई कैन डिसाइड। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि सीक्वेंशियल और डायरेक्ट दोनों तरह की एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, वो टेप्स को भी सपोर्ट करेंगे और वो आपके सपोर्ट करेंगे हार्ड डिस्क को भी। देन वी हैव इंडेक्स्ड एक्सेस। इंडेक्स एक्सेस में मेरी एक की होती है जिसके बेसिस पे मैं पूरी जो अपनी फाइल है उसके रिकॉर्ड्स को इंडेक्स कर लेता हूं। मान लिया मैंने CGP के आधार पे कर लिया इंडेक्स, या मैंने रोल नंबर के आधार पे इंडेक्स कर लिया। उससे फायदा क्या होता है, जब मैं सर्चिंग करता हूं, क्योंकि मेरी सॉर्टेड फाइल है, तो आई कैन अप्लाई बाइनरी सर्च, राइट। And with the help of this binary search, I can have better time complexity and I can provide better results. All three types of accesses are clear. Any doubt? No, sir.
ओके, नाउ वी कम टू द, जैसे ये देखो इंडेक्स है ना, ये मैंने सॉर्ट कर लिया लास्ट नेम के आधार पे, ये की है, ये पूरा रिकॉर्ड है और ये उसकी की है। इस की में दो चीजें हैं, तो की मेरी सॉर्टेड ऑर्डर में और पॉइंटर टू द रिकॉर्ड। मान लिया मुझे स्मिथ का रिकॉर्ड ढूंढना है, तो मैं शुरू से सर्च करना शुरू नहीं करूंगा, बाइनरी सर्च अप्लाई करूंगा। आई विल कम टू दिस प्लेस, यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड का पॉइंटर मिल जाएगा एंड आई विल बी एबल टू एक्सेस द एंटायर रिकॉर्ड, right? Now we come to the directory structure. So directory disks are split into one or more partitions. हमने पहले भी बात की थी। Partition is a low level structure. बिल्कुल, ये हार्ड डिस्क है, उसको हमने पार्टीशनिंग की है, हालांकि लॉजिकल है बट फिर भी वो लो लेवल पे है, राइट? सम सिस्टम्स अलाउ पार्टीशन टू बी लार्जर देन द डिस्क। मैंने बताया था कि एक हार्ड डिस्क है 1 टेराबाइट की, उसमें आपने 3 पार्टीशन कर दिए, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, बट देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी कि आपके पास एक 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, एक आपके पास 512 जीबी की हार्ड डिस्क है, और इन दोनों को मिला के आपने एक बड़ा पार्टीशन बनाया P। दैट इज आल्सो पॉसिबल, नॉट इन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स बट दैट इज पॉसिबल। अच्छा, फिर पार्टीशनिंग का फायदा क्या है? पार्टीशनिंग के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आप लॉजिकली मतलब अपने डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूं। मेरा एक सी वाला जो है उसके अंदर सारे मेरे प्रोग्राम्स रहते हैं, डी के अंदर मेरा करंट डेटा रहता है, और ई के अंदर मैं बैकअप मेंटेन करके चलता हूं, ठीक है ना? इसको आप और तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, भाई वर्क, मेरा ऑफिस का डेटा इधर, घर का डेटा इधर, किसी भी तरह से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दूसरा जो एडवांटेज है, जो मल्टी बूट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कि एक सिस्टम पे हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करना चाहते हैं, तो वी नीड मल्टीपल पार्टीशंस। एक पार्टीशन अगर आपका हार्ड डिस्क का है तो आप मल्टी बूट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना सकते। VMware के थ्रू कर लो, वो एक अलग बात है। मल्टीपल पार्टीशंस आर रिक्वायर्ड, राइट? तो each partition contains info about files within it, stored in a device directory or volume table of contents, right? तो हर पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग एक डिवाइस डायरेक्टरी मेंटेन करके चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम वॉल्यूम टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं, VTOC, है ना? इसके अंदर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन रहती है कि भाई कौन कौन सी फाइल्स इसके अंदर स्टोर है। The device directory records information such as name, location, size, type और all files that position in, जो इसके अंदर जो भी फाइल्स हैं उनके बारे में जो मेटा डेटा है वो इसमें स्टोर करके रखता है। Is it clear? Partition. Yes, sir. अब आते हैं हम डायरेक्टरी। फाइल और डायरेक्टरी में फर्क क्या है? बेसिकली अगर मेरे पास मेरे सिस्टम में होंगे करीब 3-4 लाख फाइल्स। छोटो 300 रुपए भेज दूं तेरे को? भेज दे भाई, भेज दे। तो 4 लाख फाइल्स हैं। अगर डायरेक्टरी ना होती, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ना होती, अब मुझे पता है कि भैया AWS की प्रिपरेशन के लिए मैंने कौन से नोट्स बनाए हैं, OS के लिए मैंने कौन से नोट्स बनाए हैं, कंपाइलर के लिए मैंने कौन से नोट्स बनाए हैं, एडा पढ़ा रहा हूँ उसके लिए अटेंडेंस कहाँ पे है, तो उन सब की अलग अलग डायरेक्टरीज हैं, और काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो मैं उनको देख पाता हूँ, ढूंढ पाता हूँ। अगर 4 लाख फाइल में से मुझे कोई कह दे कि भैया ये फाइल सिस्टम डॉट PDF फाइल ढूंढ दो, तो वो तो ढूंढना एक मुश्किल काम है, या उनके नाम याद रखना ही मुश्किल काम है, कौन सी फाइल का क्या नाम है। 4 लाख फाइल के नाम रखना तो आसान काम नहीं है ना, तो ये एक मुश्किल काम है। तो इसके लिए हम डायरेक्टरी को हम एक तरह से कह सकते हैं, दिस इज सिंबल टेबल दैट ट्रांसलेट्स फाइल नेम्स इनटू देयर डायरेक्टरी एंट्रीज, ठीक है?
अब हम बात करेंगे हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं फाइल के ऊपर। डायरेक्टरी के अंदर हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं फाइल के लिए। सर्च फॉर ए फाइल, क्रिएट ए फाइल, डिलीट ए फाइल, लिस्ट ए डायरेक्टरी। ls कमांड लाइनेक्स में यूज होता है, ठीक है। dir कमांड डॉस में यूज होता था, बाकी अभी तो GUI आ गए तो आप सीधे देख ही सकते हैं। वी कैन रिनेम ए फाइल, वी कैन ट्रेवर्स ए फाइल सिस्टम, ठीक है। तो दीज आर द ऑपरेशंस व्हिच वी वांट टू परफॉर्म। अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कई तरह की होती है। एक है सिंगल लेवल, एक है टू लेवल, फिर ट्री लेवल, फिर आपकी है एसाइक्लिक ग्राफ, और फिर है जनरल ग्राफ। तो इन पांचों तरह की डायरेक्टरीज की भी हम बात करेंगे और इनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे। पहली एक सिंगल लेवल डायरेक्टरी है, इसमें एक ही डायरेक्टरी है, ऑल फाइल्स आर कंटेन्ड इन द सेम डायरेक्टरी। तो मतलब फाइल सिस्टम के अंदर एक ही डायरेक्टरी है, उसी के अंदर जो भी फाइल आएंगी इसी के अंदर आएंगी। बेनिफिट इसका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ करना ही नहीं है, सपोर्ट आसान है, अंडरस्टैंड, दूसरे को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। बट स्केलेबल नहीं है। अगर 10, 20, 50, 100, 500 तक फाइल हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 10,000, 20,000 फाइल्स हैं तो ये स्केलेबल नहीं है। विद मल्टीपल यूजर्स कंफ्यूजन, दूसरी दिक्कत आती है अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर है, जैसे लाइनेक्स है जिस केस में, यानी कि डिफरेंट लॉगिन से मल्टीपल यूजर्स लॉगिन कर सकते हैं, उस केस में दिक्कत आएगी। यूजर 1 की कौन सी फाइल है? मान लिया मेरे घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों की अपनी अलग अलग फाइल्स हैं। तो अगर एक सिंगल लेवल डायरेक्टरी है, मान लिया मेरी 1000 फाइल हैं, मेरी वाइफ की फिर 500 फाइल्स हैं, मेरे बड़े बेटे की 1200 फाइल्स हैं, और यंगर सन की 2000 फाइल्स हैं। तो टोटल मिला के 5-6 हजार फाइल हो गई। अब इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सी फाइल किसकी है? अब मुझे भी अपनी फाइल ढूंढनी है अगर, तो मुझे सारी 6,000 फाइल्स में ढूंढना पड़ेगा, वो एक दिक्कत है, कंफ्यूजन हो जाएगा। और नाम याद करना मुश्किल होता है। तो सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज नॉट यूज्ड। सेकंड इज टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि हर यूजर का अपना एक डायरेक्टरी होता है, ठीक है। तो टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में मेरे पास 3 यूजर्स हैं और हर यूजर की अपनी एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। यूजर 1 की जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी इस यूजर 1 डायरेक्टरी में है, इसके अंदर कोई सब डायरेक्टरी नहीं है। तो एक लेवल आपका ये हो गया, जिसको हम बोलते हैं मास्टर फाइल डायरेक्टरी, जिसके अंदर ये 3 डायरेक्ट सब डायरेक्टरीज हैं, और एक है यूजर लेवल डायरेक्टरी, इसको बोलते हैं यूजर फाइल डायरेक्टरी। और हर यूजर की अपनी एक यूजर फाइल डायरेक्टरी होगी, जितनी फाइल्स होंगी उसके अंदर होंगी। तो इसमें जो एक कंफ्यूजन था मल्टीपल यूजर्स में, वो खत्म हो गया। मुझे अपनी फाइल सर्च करनी है तो मैं यूजर 1 वाली डायरेक्ट, मल्टीपल यूजर कंफ्यूजन इज रिमूव्ड, खत्म हो गया। तो डिफरेंट यूजर्स में है फाइल विद द सेम नेम। हाँ, एक समस्या और थी, जब मैं सिंगल लेवल डायरेक्टरी की बात कर रहा था, मान लिया मुझे रिज्यूमे बनाना है अपना, मैं नाम रखना चाहता हूँ रिज्यूमे डॉक एक्स, मेरे बड़े बेटे को भी रिज्यूमे बनाना है, तो वो ये नाम यूज नहीं कर सकता सिंगल लेवल डायरेक्टरी में, बिकॉज देयर में बी ओनली वन रिज्यूमे डॉट डॉक एक्स, नहीं तो फिर नेम कॉलिजन आ जाएगा। जबकि यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें ये भी टेस्ट, देखो ये टेस्ट फाइल यहाँ पे भी है और ये टेस्ट फाइल यहाँ पे भी है, यहाँ पे कॉलिजन नहीं है। तो different users can use the same name. OS cannot accidentally delete others file. एक और एडवांटेज है
जब मैं यूजर 1 की तरह से लॉगिन करूंगा तो मैं इन्हीं फाइल्स के ऊपर ऑपरेशन करना चाहूंगा जब तक कि मुझे परमिशन ना हो दूसरे यूजर्स की फाइल पे परमिशन ऑफ करनी। बट इसमें समस्या क्या है, यूजर कॉपरेशन इज डिफिकल्ट। समटाइम्स यूजर कोलैबोरेट ऑन ए प्रोजेक्ट, कोलैबोरेशन होता है, मान लिया यूजर 1 एंड यूजर 2 they are collaborating on a project, but here the directories are separated। इसको इसकी फाइल की एक्सेस नहीं है, इसको इसकी फाइल की एक्सेस नहीं है, तो उस केस में दिक्कत आती है। तो क्या करें, या तो मल्टीपल कॉपीज दोनों जगह रखें, फिर जो चेंजेस यूजर 1 ने किए वो यूजर 2 को कैसे दिखेंगे, यूजर 2 ने किए वो यूजर 1 को कैसे दिखेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें। जब कोऑपरेटिव यूजर्स होते हैं तो उस केस में ये यूजर लेवल 2 लेवल डायरेक्टरी मेरी दिक्कत करती है। The difference between level 1 and level 2 is clear? Yes, sir. Okay. Then path name is an important thing. जैसे कोई फाइल है, जैसे यही थी, हमने ये बनाया, ये 2 लेवल डायरेक्टरी की अभी हम बात कर रहे हैं, मल्टीपल पे तो आए नहीं। यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 और इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं, फिर A B C, ठीक है। तो इसको हम इसमें क्या होता है, 2 लेवल डायरेक्टरी में, मतलब यूजर लेवल डायरेक्टरी की जब हम बात करें 2 लेवल डायरेक्टरी में, तो इसमें पाथ नेम में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक तो यूजर पता हो भाई यूजर 1 और फाइल बी। मान लिया मुझे इसका पाथ अगर बात करनी है तो मुझे ये भैया यूजर 1 की बी फाइल है, और कुछ इसमें जरूरत नहीं है, 2 ही चीजें मुझे चाहिए। 2 लेवल डायरेक्टरी की बात कर रहा हूँ, यूजर नेम एंड फाइल नेम। अच्छा, इसको हम इन्वर्टेड ट्री की तरह से देखते हैं जिसकी हाइट 2 है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सेपरेट डायरेक्टरी, हम इसमें एक दिक्कत और आती है, कुछ सिस्टम फाइल्स हैं जो हर यूजर को जरूरत पड़ती है। मान लिया जीसीसी कंपाइलर है या वर्ड प्रोसेसर है, उसकी अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो क्या करें, दो चॉइसेस होती हैं, या तो हर यूजर के अंदर कॉपी बना दें इनकी, तो वो वेस्टेज ऑफ स्पेस है, या फिर दूसरा ये है हमने एक स्पेशल डायरेक्टरी बना दी सिस्टम के नाम से, उस सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें डाल दी और फिर सबको इसकी एक्सेस दे दी, रीड करने की, एग्जीक्यूट करने की। ठीक है भाई। अब जो अगला आता है मेरा, वो आता है ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी का, सबसे इंपॉर्टेंट है और जनरली ये यूज होता है, तो अभी इसका जिक्र करते हैं। ट्री स्ट्रक्चर इज ए नेचुरल जनरलाइजेशन ऑफ द 2 लेवल डायरेक्टरी। हम क्या कहते हैं कि भैया ठीक है, एक तो ये यूजर की डायरेक्टरीज हो ही गई यहाँ पे, U1, U2, U3। ये U1 फिर कह सकता है भैया 2 डायरेक्टरी मैंने बनाई, एक मेरी होम की, एक मेरी ऑफिस की। होम में फिर मैंने 2 चीजें बनाई, एक मेरी एंटरटेनमेंट की, और साथ में यहाँ पे ये भी हो सकता है आप कुछ फाइल बना दो, यहाँ पे सीधे यहाँ पे फाइल भी बन जाएंगी, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टरी हो। एक मेरी एंटरटेनमेंट की, एक मेरी फाइनेंस की, और एक मेरी बिजनेस की। फिर इसके अंदर आपकी आप आगे बना सकते हो मूवी, सॉन्ग्स, फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट, लोन, यहाँ पे फिर आपकी फाइल बन सकती है। तो ये एक जनरलाइजेशन हमने कर दिया कि ये यूजर है वो अपनी डायरेक्टरीज बना सकता है, सब डायरेक्टरीज बना सकता है। तो अब इसमें क्या है कि अब इसमें मान लिया मुझे ये वाली फाइल चाहिए, तो मुझे पूरा पाथ नेम देना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी मान लिया यहाँ से शुरू करूंगा U1, देन होम, देन फाइनेंस, देन इन्वेस्टमेंट, देन दिस फाइल।
मान लिया दिस इज बी, तो ये इस तरह से बनेगा /u1 सॉरी होम /finance /investment /b। ये पूरा इसका पाथ नेम हुआ। ये दो तरह से हम पाथ नेम हम डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट पाथ नेम और एक होता है रिलेटिव पाथ नेम। क्योंकि एक करंट डायरेक्टरी होती है, मैं करंटली किस डायरेक्टरी में हूं, आई कैन मूव फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी विद द हेल्प ऑफ कमांड्स। जनरली एक कमांड होता है cd, चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी की हेल्प से मैं डायरेक्टरी चेंज कर सकता हूं। और एक कमांड होता है pwd लाइनक्स में, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसकी हेल्प से मुझे पता लग जाता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी। मान लिया मैं इस टाइम पे करंट डायरेक्टरी मेरी ये है, राइट, एंड आई वांट टू एक्सेस दिस फाइल। तो उस केस में मुझे /i/b, बस इतना ही मेरा पाथ नेम होगा। क्योंकि यहाँ पे तो मैं हुई, यहां से आगे का पाथ नेम मुझे देना पड़ेगा। या तो मैं इसको ऐसे स्पेसिफाई कर सकता हूं, दिस इज रिलेटिव पाथ नेम, and this is absolute path name. Okay, so the difference between relative path name and absolute path name is clear. दोबारा बताऊं? हो गया ना clear? या दोबारा बताने के लिए कह रहे हैं? चलिए मान लेते हैं। तो डायरेक्टरी इज ए फाइल, फाइल डायरेक्टरी भी एक फाइल ही है, लेकिन इसको ट्रीट करने का तरीका अलग है। वन बिट इन ईच डायरेक्टरी एंट्री इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल एंड। जब आप ls-l कमांड देते हैं, मैं कभी मौका लगा तो लाइनेक्स पे कराऊंगा। मैंने अमेजन वेब सर्विसेज में जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे थे उनके लिए लाइनेक्स कमांड कराए थे। बट इसमें एक जो पहली बिट होती है वो बताती है कि ये आपकी फाइल है कि डायरेक्टरी है, और फाइल है तो किस तरह की फाइल है। तो इससे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। और ये हमने एक ट्री का लिया, डिटेल ट्री, जिसमें कि मल्टीपल लेवल्स हैं। ये रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर फिर 3 डायरेक्टरी हैं, स्पेल, बिन, प्रोग्राम। स्पेल के अंदर 2 फाइल्स हैं, ए और बी, और मेल एक फिर सब डायरेक्टरी है। मेल सब डायरेक्टरी के अंदर फिर आपकी 2 सब डायरेक्टरीज हैं और एक फाइल है। और ये अल्टीमेटली यहाँ पे जाके ये एक ट्री बन जाता है। इसको हम इन्वर्टेड ट्री भी बोल सकते हैं, इन्वर्टेड ट्री की फॉर्म में है। और इसके रूट, इसके जो टॉप पे है, टॉप पे होती है रूट डायरेक्टरी, है ना, ये जो इन सब की मदद है। तो जिस समय पे हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, जिस समय पे हम कोई भी प्रोग्राम या कोई काम कर रहे हैं, तो हमें करंट डायरेक्टरी में ऐसी में होना चाहिए जिसमें कि हमारी ज्यादातर फाइल्स वहीं से कवर हो जाए। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगर देखो मैं यहाँ पे हूं, मान लिया कहीं पे भी यहाँ हूं, मैंने कुछ कमांड दिया cat a.bat। इस कैट कमांड होता है डिस्प्ले कराने के लिए मॉनिटर पे। तो इस फाइल को डिस्प्ले कराना है, सबसे पहले कहां सर्च करेगा, ये सर्च करेगा इसको करंट डायरेक्टरी में। अगर ये करंट डायरेक्टरी में है तो ये कमांड मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये फाइल करंट डायरेक्टरी में नहीं है तो उस केस में एक पाथ वेरिएबल होता है जिसको हम सेट करते हैं। एनवायरमेंटल वेरिएबल होते हैं, लाइनेक्स की मैं बात कर रहा हूं जनरली, एनवायरमेंट वेरिएबल्स, जिसमें कि हम पाथ नेम सेट करते हैं। फिर वो उन डायरेक्टरीज में सर्च करता है जहां पे जो भी हमने पाथ नेम सेलेक्ट किए हैं। अगर उनके अंदर नहीं है तो फिर ये कह देगा फाइल नॉट फाउंड। और ये अगर किसी ऐसी डायरेक्टरी में है जो ना करंट डायरेक्टरी है ना पाथ नेम में है, तब फिर हमें इसका पूरा पाथ नेम यहाँ पे देना पड़ेगा, या रिलेटिव पाथ नेम हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir.
ओके, ये सब वही जो मैंने बताया उसी की बात कर रहे हैं। नॉट इन करंट डायरेक्टरी, यूजर मस्ट स्पेसिफाई आइदर ए पाथ नेम और चेंज करंट डायरेक्टरी चेंज करके वहां पहुंच जाओ। अच्छा, जब यूजर लॉग इन करता है तो एक अकाउंट फाइल होती है, हर यूजर की करस्पॉन्डिंग एक अकाउंट फाइल मेंटेन करके रखता है ओएस। उस अकाउंट फाइल में उसकी होम डायरेक्टरी, हर यूजर की एक होम डायरेक्टरी होती है। वो होम डायरेक्टरी जैसे यूजर ने लॉग इन किया सीधे सीधे उसकी होम डायरेक्टरी में पहुंचा देगा ऑन लॉग इन। उसके बाद जिस डायरेक्टरी में आपको जाना है वो आप देखें, आपको मर्जी है, लेकिन यूजर आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक बार आपकी होम डायरेक्टरी में पहुंचा देगा। तो एब्सोल्यूट पाथ नेम्स की मैंने बात करी थी, रूट से शुरू करते हैं और टू द स्पेसिफिक फाइल तक जाते हैं। रिलेटिव पाथ नेम करंट डायरेक्टरी से स्पेसिफाई करते हैं, ये मैंने एग्जांपल बता दिया था, अब इसमें जाने की जरूरत नहीं है। एक जो इश्यू आता है वो आता है हमारा डायरेक्टरी डिलीशन में। मान लिया ये मेरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, U1, U2, U3, और मैं यहाँ पे मान लिया 4 डायरेक्टरी, 2 फाइल और 2 डायरेक्टरी बनाता हूँ। जस्ट मैं नाम ऐसे ले रहा हूँ। मान लिया ये आपकी स्ट्रक्चर बनी। ठीक है, अब मान लिया मैं ये फाइल डिलीट करना चाहता हूँ, ये डायरेक्टरी डिलीट करना चाहता हूँ, आई वांट टू डिलीट दिस डायरेक्टरी। तो some operating system says that until unless this directory is empty this cannot be deleted। अभी इसके अंदर ये सब डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं, तो इसको डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं ठीक है हम इनको रिकर्सिवली डिलीट करेंगे, जितनी भी की डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज हैं वो सब भी डिलीट हो जाएंगी और तब जाके ये मेरी डिलीट हो जाएगी। दैट इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट, हाउ यू वांट टू इम्प्लीमेंट योर डिलीशन ऑपरेशन, दैट इज अप टू यू। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो मैंने बताया था ट्री लेवल स्ट्रक्चर में, जो प्रॉब्लम बताई थी मैंने, वो प्रॉब्लम वही है कि कॉपरेशन अगर करना है तो क्या करेंगे। शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। तो शेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए हमने जो अगली डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ली वो है एसाइक्लिक ग्राफ। एसाइक्लिक ग्राफ में ट्री इटसेल्फ इज एसाइक्लिक ग्राफ। राइट, I can say every tree is an acyclic graph, but ये नहीं कह सकता हूं कि every acyclic graph is a tree। Every acyclic graph is not a tree, but every tree is an acyclic graph, ये कह सकता हूं। जैसे मैं कहूं कि यही है, मान लिया ये, सॉरी, ये आपका ट्री चल रहा है, ये आपका ट्री है। ठीक है, अब अगर ये डायरेक्शन भी इस तरह से है, ये लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अगर मैं यहां से यहां एक लिंक दे दूं तो क्या इस ग्राफ में साइकिल जनरेट हुआ? नहीं। तो दिस इज नॉट ए ट्री, दिस इज बट एन एसाइक्लिक ग्राफ। ट्री में एक नोड से दूसरे नोड तक जाने का एक ही रास्ता होता है, मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल नहीं। तो शेयरिंग ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरी इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हम एसाइक्लिक ग्राफ पे जाते हैं। एसाइक्लिक ग्राफ, ग्राफ विद नो साइकिल। अब इस फाइल को, मान लिया ये फाइल है, इसको हम कई तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक तरीका तो यहां से यहां गए, यहां से इसको एक्सेस किया, दूसरा तरीका यहां से इसको हम सीधे एक्सेस कर लिया। ठीक है, या मैं ये कहूं इसको और अगर अच्छे से मैं बनाऊं एग्जांपल,
मान लिया ये आपका रूट है, इसके अंदर ये 3 सब डायरेक्टरीज हैं, इनके अंदर फिर ये 2 सब डायरेक्टरीज हैं, और ये आपके लीफ नोड हो गए। मान लिया यहाँ पे ये एक लीफ नोड हो गया, यहाँ पे फिर आपकी 2 सब डायरेक्टरीज हैं, ऐसा ही डायरेक्टरी है, फिर ये लाइक दिस। मान लिया यहाँ से हमें एक्सेस चाहिए इस फाइल की, तो मैंने यहाँ से यहाँ जोड़ दिया इसको। मान लिया ये एक यूजर था, ये यूजर 1 था, ये यूजर 2 था, ये यूजर 3 था। अब दिस फाइल is accessible to user 2 and user 3 also. User 2 can access through this path, user 3 can access through this path. So file sharing is possible now. Is it clear? How file sharing is possible using a cyclic graph directory? Yes, sir. तो ये बेसिकली फाइल कॉपी नहीं हुई है, लिंक बना। दिस इज ए लिंक, है ना, जिसको हम सिंबॉलिक लिंक भी कहते हैं। दिस इज ए सिंबॉलिक लिंक, और इसी की मदद से हम एक्सेस कर सकते हैं। A file is made, we search the directory. If the directory entry is marked as link, so then the name of the real file is given. तो link की help से हम search कर सकते हैं, and the name of another approach is to duplicate all information about them in both sharing directories. वो तो फायदा नहीं है, इसमें wastage of efforts होता है। ये मान लिया b.txt फाइल है, ये यूजर 1 को भी चाहिए, यूजर 2 को भी चाहिए, यूजर 5 को भी चाहिए, तो 3 कॉपी इसकी बना के रखें। इसकी भी एक कॉपी ये हो गई, इसकी भी एक कॉपी ये हो गई। इसमें 2 दिक्कतें हैं, एक तो स्पेस वेस्ट होता है, और दूसरे कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेंगे। इसने कुछ चेंज किया, वो इसको कैसे रिफ्लेक्ट होगा। कंसिस्टेंसी मेंटेनेंस इज आल्सो ए बिग प्रॉब्लम, राइट। तो ये जो है, ये एक एग्जांपल है जो कि आपका एसाइक्लिक ग्राफ स्ट्रक्चर का है। ये फ्लेक्सिबल है पहली चीज, क्योंकि बट ये कॉम्प्लेक्स हो गया। एक फाइल में है मल्टीपल एब्सोल्यूट पाथ नेम्स। देखिए जैसे ये फाइल है, इसका एक एब्सोल्यूट पाथ नेम बन गया /dic/count, और ये फाइल होगी, ठीक है। दूसरा इसका बन गया /spell/cnt। तो देयर आर मल्टीपल पाथ नेम्स फॉर द सेम फाइल। फाइल यही है बट इसके मल्टीपल पाथ नेम। फाइल डिलीशन में लीव डैंगलिंग पॉइंटर्स। अच्छा अब चीज देखो, मान लिया इस यूजर ने ये फाइल डिलीट कर दी, ये फाइल यहां से तो खत्म हो गई। इसने तो, इसको पता है कि मैंने डिलीट किया, तो ये लिंक खत्म कर देगा। बट ये वाला जो लिंक है, ये वाला लिंक अभी बना रहेगा, क्योंकि इस यूजर को नहीं पता, इसको इस वाली डायरेक्टरी में नहीं पता ये लिंक। अब या तो हमें इसको ऑपरेटिंग सिस्टम इसको टेक केयर करे, नहीं तो ये डैंगलिंग पॉइंटर्स बचे रह जाते हैं। और फिर क्या होता है देखो, अब इस फाइल को कुछ स्पेस एलोकेटेड था हार्ड डिस्क में, वो स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम ने डीएलोकेट कर दिया, किसी दूसरी फाइल को दे दिया। तो ये इसको पॉइंट कर रहा है कि इस ब्लॉक में, इस सेक्टर में, इस ट्रैक में मेरी फाइल यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पे कोई दूसरी फाइल आ गई, तो किसी दूसरे की फाइल से डेटा एक्सेस कर रहा है, वो गड़बड़ है यहाँ पे काम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू टेक स्पेशल केयर दैट दिस थिंग डज नॉट हैपन। आर यू एबल टू सी द प्रॉब्लम इन इट? प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपके? मल्टीपल लिंक से क्या प्रॉब्लम हो सकती है डैंगलिंग पॉइंटर्स की, और बिकॉज ऑफ दैट कोई है क्लास में भी जो रिस्पॉन्ड करना चाहेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो अब
इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं? एक सॉल्यूशंस तो ये है कि भाई जब तक सारे लिंक खत्म ना हो जाए तब तक हम फाइल को डिलीट ना करें, और उसके लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक लिंक काउंट बना के रखता है कि भैया इस फाइल के 5 लिंक्स हैं, अभी एक डिलीट हुआ तो उसको डिक्रीज कर देगा, 4 कर देगा, एक और डिलीट कर दिया तो 3 हो जाएगा, और जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक फाइल को डीएलोकेट नहीं करेगा स्पेस, और किसी और को वो स्पेस नहीं देगा, राइट? दिस सीम्स अ गुड आइडिया. तो द रेफरेंस लिस्ट में बी क्वाइट लार्ज, वी नीड टू कीप ए काउंट ओनली. ये कह रहा है कि हाँ, पहले इसने कहा कि हम एक पूरी रेफरेंस लिस्ट बना के रखेंगे, कौन सा यूजर कौन सी फाइल कहाँ कहाँ कैसे एक्सेस कर रहा है, पूरी एंट्री बनेगी आपकी. बट कई बार इसमें हजारों एंट्रीज हो जाती हैं, और क्या मुझे इस सब की जरूरत है? मुझे तो सिर्फ एक काउंट की जरूरत है. तो पूरी रेफरेंस लिस्ट बनाने की जगह मैं एक सिर्फ लिंक काउंट रखता हूँ कि भैया ये F1 फाइल है, इस F1 फाइल के 5 लिंक हैं, और जैसे जैसे डिलीट होता चला जाएगा इसको एक डिक्रीज करते चले जाएंगे, कोई नया लिंक क्रिएट होगा इसको इंक्रीज कर देंगे, और जब ये लिंक काउंट 0 हो जाएगी तब मैं इस फाइल को फाइनली डीएलोकेट कर दूंगा स्पेस को, और जिसको देना है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको दे. ठीक है, क्लियर है? Okay. Unix use this approach for non-symbolic links, keeping a reference count in the file. एक inode है, inode की स्ट्रक्चर आप पढ़ना, बहुत मजेदार स्ट्रक्चर है. Linux inode की हेल्प से सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है अबाउट ए फाइल. हर one inode for each file. और इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, इसकी स्ट्रक्चर मैं अभी नहीं बता रहा. मेंटेन्स ऑल info related to a file, right? तो ये inode है. एक जो अगली स्ट्रक्चर है वो है जनरल फाइल, जनरल ग्राफ डायरेक्टरी. जनरल ग्राफ डायरेक्टरी में एसाइक्लिसिटी मेंटेन करना, देखो आपने लिंक बन रहे हैं, डायरेक्टरी बन रही है, सब डायरेक्टरी बना रहा है, यूजर बना रहा है, लिंक्स भी क्रिएट कर रहा है, तो एसाइक्लिसिटी हर बार चेक करनी पड़ेगी. और आपने ग्राफ एल्गोरिथम पढ़े होंगे, ग्राफ में जो साइकिल चेक करना है, check whether the new link is creating the cycle or not, that is quite a time consuming effort, और significant efforts की इसमें जरूरत पड़ती है. क्या इसकी जरूरत पड़ती है? इसके एडवांटेज ये है, ट्रेवर्सिंग ग्राफ्स एंड डिसाइडिंग दैट देयर आर एनी रेफरेंसेस लेफ्ट और नॉट, ये आसान हो जाता है. बट हम बार बार सर्चिंग करने से बचना चाहते हैं. एक ही पोर्शन, हम साइकिल अगर बन गया ग्राफ के अंदर तो साइकिल में हम घूमते रह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जनरल ग्राफ डायरेक्टरी भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेफर करते हैं, हालांकि जनरली ये प्रेफर नहीं होती, जिसमें कि हमें एसाइक्लिसिटी बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है. तो हमने 4 स्ट्रक्चर पढ़ी, चारों में डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को? अब हम अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं माउंटिंग. जब भी कोई फाइल सिस्टम हम यूज करना चाहते हैं, कौन कौन से तरह के फाइल सिस्टम है? एक NTFS है, FAT16, FAT32, ext2, ext3, ext4. So there are various types of file systems supported by different operating systems. NTFS आपका विंडोज साइड पे है, FAT16, FAT32 भी आपके विंडोज साइड पे, ये सारे आपके लाइनक्स वाले हैं. तो कोई भी फाइल सिस्टम जब हम यूज करना चाहते हैं, पहले उसको हमें माउंट कराना पड़ेगा, तभी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज कर पाएगा. A OS is given the name of the device and location within the file structure at which to attach the file system. मतलब डिवाइस में एक लोकेशन हमें पता होनी चाहिए. एक तो हमें डिवाइस दे दी, मान लीजिए ये डिवाइस D है,
ठीक है, इस डिवाइस में हमें एक लोकेशन दे दी कि भैया यहाँ पे आपको इसको फाइल सिस्टम को माउंट करना है, और माउंट पॉइंट इज एन एम्प्टी डायरेक्टरी। माउंट पॉइंट कहाँ पे, माउंट पॉइंट के ऊपर हम फाइल सिस्टम को माउंट करेंगे। तो ये माउंट पॉइंट क्या होता है, ये एक एम्प्टी डायरेक्टरी होती है। जैसे यहाँ पे ये मेरा पूरा अनमाउंटेड फाइल सिस्टम ये है, इसके अंदर डायरेक्टरीज हैं, सब डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं, लेकिन अभी हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो पहले मुझे इसको माउंट करना पड़ेगा। माउंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है माउंट कराने की। ये हम एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं और इम्प्लिसिटली भी कर सकते हैं। देयर आर कमांड्स, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इम्प्लिसिटली करते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक्सप्लिसिटली करते हैं। तो ये यहाँ पे ये एम्प्टी डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी, इसके ऊपर ये मेरा फाइल सिस्टम जो अनमाउंटेड था, यहाँ पे मैंने इसको माउंट कर दिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज कर सकता है, उससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज नहीं कर सकता, राइट? अच्छा, जो यूनिक्स में एक फाइल सिस्टम जो मुझे माउंट करना है, तो यूजर की होम डायरेक्टरी पे माउंट करना है एज होम/home और एक्सेसिंग /gen। अब मुझे इसके अंदर /gen डायरेक्टरी एक्सेस करनी है होम के अंदर, तो इसका जो पाथ नेम बनेगा वो /home/gen। क्योंकि मेरा फाइल सिस्टम यहाँ पे है, ये एक एम्प्टी डायरेक्टरी है और यहाँ पे मेरा पूरा फाइल सिस्टम माउंटेड। OS verifies that device contains a valid file system by asking the device driver। अच्छा, हर डिवाइस का अपना एक फॉर्मेट है। एक डिवाइस ड्राइवर होता है, एक डिवाइस कंट्रोलर होता है। This is a software, this is a hardware, and we have CPU here, we have device here, and in between we have device controller। तो इनके बीच में इंटरेक्शन इस तरह से होती है। डिवाइस ड्राइवर बेसिकली मैनेज करता है सारे ऑपरेशंस जो, और सीपीयू और डिवाइस की इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको डिवाइस कंट्रोलर हैंडल करता है विद द हेल्प ऑफ डिवाइस ड्राइवर। तो पहली चीज जो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है वो ये चेक करता है कि वेदर द डिवाइस वैलिड फाइल सिस्टम इस डिवाइस पे कोई है भी या नहीं है, और अगर वैलिड फाइल सिस्टम है तब फिर ये एक एक्सपेक्टेड फॉर्मेट है, उस एक्सपेक्टेड फॉर्मेट को अगर फॉलो कर रहा है तो वैलिड फाइल सिस्टम है, और एक्सपेक्टेड फाइल सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा तो वैलिड फाइल सिस्टम नहीं। अब उसके बाद माउंटिंग करने के बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रेवर्स कर सकता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, बिना माउंटिंग के नहीं कर सकता। इस सिस्टम में डिसअलाउ ए माउंट ओवर ए डायरेक्टरी दैट contains file or make the mounted file system available at the directory and make। हाँ, अब देखो दो चीजें हैं। मैंने बताया था कि माउंट करने के लिए एम्प्टी डायरेक्टरी चाहिए। ये डायरेक्टरी है होम पे, मान लिया मुझे माउंट करना है फाइल सिस्टम, तो दिस डायरेक्टरी शुड बी एम्प्टी। राइट, बट मान लो कि अगर ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे? इफ नॉट एम्प्टी देन व्हाट? दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि मना कर दो आउटराइट। दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर जो फाइल्स हैं उनको ऑब्सक्योर कर दो, छुपा दो। जब तक ये फाइल सिस्टम यहाँ पे माउंटेड रहेगा इन फाइल को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओल्ड फाइल्स मेरी छुप जाएंगी और फाइल सिस्टम मेरा माउंट हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी एक अप्रोच है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको यूज कर सकता है। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके, अब विंडोज में विंडोज ऑटोमेटिकली डिस्कवर कर लेता है जितनी भी डिवाइसेस हैं और उनको माउंट कर देता है।
ऑल लोकेटेड फाइल सिस्टम्स एट बूट टाइम, बूट टाइम पे ही जितने भी फाइल सिस्टम्स हैं उनको लोकेट करके बूट कर दे सॉरी माउंट कर देता है, इसमें यूजर की जिम्मेदारी नहीं है। यूनिक्स में एक्सप्लिसिट है, मतलब विंडोज में जो माउंटिंग है, विंडोज में माउंटिंग इज इम्प्लिसिट, राइट, जबकि लाइनक्स में ये एक्सप्लिसिट है। हाँ, हम एक काम जरूर करते हैं, जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है बूटिंग टाइम में, उसमें जिस चीज को हमें माउंट कराना है वो हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर डाल देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो भी आपके फाइल सिस्टम्स हैं उनकी माउंट लोकेशन दी हुई है, वो माउंट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर कोई आपको माउंट करना है तो वो यूजर को एक्सप्लिसिटली कमांड एग्जीक्यूट करके कराना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस माउंटिंग का। विंडोज में आप माउंटिंग का जिक्र सुनेंगे ही नहीं ज्यादा, चूंकि सब अपने आप कर देता है विंडोज, जबकि लाइनक्स में माउंटिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है फाइल शेयरिंग का, क्योंकि हमें फाइल शेयर करनी है। फाइल जब शेयरिंग करनी है तो तीन तरह के लोग हैं, एक तो यूजर, एक ग्रुप और एक अदर या यूनिवर्स। यूजर ओनर ऑफ द फाइल, इसको ओनर भी बोलते हैं कई बार, या क्रिएटर ऑफ द फाइल। ग्रुप यूजर, अनदर यूजर हु इज पार्ट मेंबर ऑफ ए ग्रुप, मेंबर ऑफ ए ग्रुप जो इस फाइल को बिलोंग करता है और इसका ओनर और क्रिएटर भी इसी ग्रुप में से है। और अदर्स जो ना तो ओनर है ना ओनर के ग्रुप का मेंबर है, ना ओनर है ना ग्रुप का मेंबर है, वो आएगा अदर्स। ठीक है, तो अब हम शेयरिंग कैसे कर सकते हैं? शेयरिंग हम एक सिस्टम वाइड लिस्ट हम मेंटेन करते हैं, जिसमें कि ग्रुप नेम्स, ग्रुप मान लिया मैंने बनाया, एक प्रोजेक्ट 1 का एक ग्रुप बना दिया, फैकल्टी का एक ग्रुप बना दिया, टीएनपी कोऑर्डिनेटर्स का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब इसके अंदर 4 यूजर्स हैं, इसके अंदर 15 यूजर हैं, इसके अंदर 6 यूजर्स हैं, तो ऑल दीज आर विल हैव सम कॉमन राइट्स ओवर सम फाइल्स। ठीक है, बाकी आपके जो यूजर्स हैं उन सबको और एक्सेस नहीं होंगे। फैकल्टी को टेस्ट पेपर का एक्सेस हो सकता है, टीएनपी कोऑर्डिनेटर्स को प्लेसमेंट ड्राइव्स कौन कौन से आ रही है उसका एक्सेस हो सकता है। ठीक है, अच्छा प्लेसमेंट का जिक्र आया तो एक चीज बताऊंगा, आज की तारीख में हम 6.95 लाख पर एनम पे खड़े हैं एवरेज पैकेज पे। Although I know that it is very difficult to maintain at this, and major contribution is Amazon software development, AWS and ZS, but कुछ कंपनीज हमने प्लान की हैं, सीवेंट जैसे आ रही है 10 लाख प्लस पे। ठीक है, Amazon FT आएगी दोबारा, कुछ और कंपनीज हैं पाइपलाइन में। सो चलिए उसके जिक्र बाद में करते हैं, अभी इस पे चलते हैं। जो कॉमवॉल्ट है ये हमारे कैंपस स्पेसिफिक ही है या पूल कैंपस में की है? कैंपस प्लेसमेंट देखो, ऑनलाइन में कैंपस में मतलब हम सीधे कंपनी के टच में है। देखो फर्क समझो, कैंपस और कैंपस में क्या फर्क है। ठीक है, जहां पे कोई दूसरा कॉलेज हमें बुलाता है, हमें नहीं पता कंपनी का एचआर कौन है, जैसे हमने एडब्ल्यूएस का कांटेक्ट कराया, एडब्ल्यूएस का कराया हमने, वो हमारे लिए कैंपस था और बाकी सारे कॉलेज के लिए वो पूल कैंपस था। समझ रहे हो ना फर्क, क्योंकि वी वर द होस्ट। जो एडब्ल्यूएस के एचआर थे उनके साथ हम डायरेक्ट टच में थे। अच्छा, कॉमवॉल्ट के एचआर के साथ हम डायरेक्ट टच में हैं, लेकिन वो उनका मॉडल इस तरह से है कि भाई जितने भी कॉलेजेस हैं उन सबके साथ वो टच कर रहे हैं, नोडल पॉइंट नहीं है यहाँ पे। ये कैंपस है कॉमवॉल्ट, बट हम नोडल पॉइंट नहीं है। ओके सर, हम सीधे कंपनी के टच में है, कोई और भी नोडल पॉइंट नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई 10 कॉलेज है, 10 के साथ हम डायरेक्ट बात करेंगे। एडब्ल्यूएस ने कहा नहीं, बीपीआईटी इज द नोडल पॉइंट,
उसके बाद ये 10 कॉलेज से पीपीआईटी सीधे बात करेगा, मतलब प्रोसेस कराने में, ठीक है। एचआर भी कोऑर्डिनेट करेगा, लेकिन एचआर हमारे साथ सिर्फ संजय सर के साथ और मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था। सर ये हम बता कॉम्बोल्ट फर्स्ट टाइम आई है ना? क्या, कौन सी? कॉमवॉल्ट? कॉम्बोल्ट नहीं, कॉमवॉल्ट पिछले साल भी आई थी, पिछले साल भी आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इसका प्रोसेस नहीं हो पाया, फिर बाद में टेस्ट हुआ था। एक्चुअल में पिछली बार सीधे हम कंपनी के टच में नहीं थे, एक एजेंसी थी जिस एजेंसी ने कॉमवॉल्ट का प्रोसेस कराया, टेस्ट कराया, ठीक है। टेस्ट कराने के बाद हम उससे बात करते रहे, नेक्स्ट राउंड, रिजल्ट, वो सब आ नहीं पाया। तो इस बार हमने सीधे कंपनी से टच किया और कंपनी ने एग्री कर लिया काइंडली। तो दिस इज अ गुड कंपनी, बट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। फाइल नहीं, सिस्टम, क्योंकि सर इसके टेस्ट में मतलब कि जितनी सिक्योरिटी थी हाँ, वो किसी के टेस्ट में नहीं थी अब तक। नहीं आप ये समझो, मैं इस कंपनी को AWS से तो बहुत ऊपर मानता हूँ। ये सर हम है ही AWS से तो ऊपर है। AWS तो सर्विस मतलब कि ये तो डेवलपिंग का हो गया और AWS तो एक सर कस्टमर AWS के की प्रोफाइल कस्टमर के अच्छी टाइप हो नहीं गया। है, मतलब क्लाउड नहीं, सपोर्ट है वो दूसरी तो चीज सर। हाँ AT&T लैब्स तो मतलब पायनियर है अपने एरिया में, मतलब यस सर। जो बेल लैब्स, सी जहां से निकली, यस सर, सारी चीजें वहां से निकली हैं यार, वो उसकी सब्सिडरी है एक तरह से। और ये सिर्फ बैकअप और रिकवरी पे काम करते हैं, और इसमें बहुत बढ़िया काम है। अगर लेकिन खाली नहीं जानी चाहिए कंपनी, बस भाई अपनी हमारी लाज रख लेना। सर अभी हम तक तो खैर अपनी आप पूरी लोगों ने तो कोशिश ही एटलीस्ट कर अपनी रहे खाली हैं। जाने नहीं दी, टचवुड। मतलब जैसे पहले HD इनोजोस टेक्नोलॉजी वगैरह खाली चली गई थी, और सी इवेंट में भी हो कुछ और सब में हो कुछ ना कुछ, एक दो भी हो जाए ना तो कंपनी को सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमने एफर्ट डाला और कुछ हुआ। जब जीरो हो जाता है तब दिक्कत आती है, तब हमें गालियां सुनने को मिलती हैं, क्या आपके बच्चे हैं, बेकार हैं। चलो अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर शायद खत्म हो जाए काम, हालांकि थोड़ा बचा है। चलो 6:30 तक तो पढ़ ही सकते हैं। तो रिमोट फाइल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। रिमोट फाइल सिस्टम में क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर रहती है। ये मेरा फाइल सर्वर है, ये सारे क्लाइंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट N, ठीक है। अब ये इस क्लाइंट का फाइल सिस्टम यहां पे माउंट है, ये दिल्ली है या मुंबई है, या ये हो सकता है कैलिफोर्निया, तो फिजिकल डिस्टेंस है। तो ये अलाउ करता है फ्रॉम वन और मोर रिमोट मशीन्स। ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही फाइल सर्वर हो, फाइल सर्वर भी मल्टीपल हो सकते हैं आपके, एक फाइल सर्वर ये भी हो सकता है, और ये कनेक्ट हो सकता है इस क्लाइंट से, ठीक है। मतलब एक फाइल सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स को कैटर करता है, और एक क्लाइंट को कैटर करने के लिए मल्टीपल फाइल सर्वर्स हो सकते हैं। और इसका जो फाइल सिस्टम है वो माउंटेड है यहाँ पे, C1 फाइल सिस्टम माउंटेड। इसमें किसी डायरेक्टरी पे होगा, लेकिन वो दूर है, और उसको जब भी एक्सेस करना होगा तो नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। दीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए नेटवर्क। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद क्लाइंट को कैसे पहचान करेगा, एक तो इशू ये है। क्लाइंट को पहचान करने के लिए सर्वर कई बार नेटवर्क का नेम या IP एड्रेस यूज करता है, बट इसमें दिक्कत क्या है कि ये स्पूफ्ड हो जाता है, स्पूफिंग करके, इमिटेशन करके दूसरा बंदा दूसरे का डेटा ले जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे या तो एनक्रिप्शन करना पड़ेगा, ठीक है। एनक्रिप्शन करूंगा तो उसमें फिर क्या है कि मुझे सिक्योर की एक्सचेंज करना पड़ेगा, और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग और एक एफर्ट बन जाता है। तो लाइनेक्स में नेटवर्क इंफॉर्मेशन के दम पे ही ऑथेंटिकेट कर देता है, ठीक है। थोड़ी सिक्योरिटी कम हो गई, बट प्रोटोकॉल सिंपल हो जाती है। इसमें NFS यूज करते हैं, नेटवर्क फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल, NFS प्रोटोकॉल, ठीक है। क्लाइंट टू प्रोवाइड ओवर द यूजर ID। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करता है, हर यूजर का अपना एक ID होता है, जो कि सर्वर को भी पता है और क्लाइंट को तो पता ही है कि मेरा यूजर ID क्या है। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट क्लाइंट करता है तो साथ के साथ अपना यूजर ID भी प्रोवाइड करता है। यूजर ID प्रोवाइड करने के बाद सर्वर को पता लग जाता है कि भाई जो एक्सेस आई है ये ऑथराइज्ड है कि नहीं है, राइट।
ओके, अब हम बात करते हैं फेल्योर की। फेल्योर, क्योंकि हम रिलायबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो कई तरह से फेल्योर हो सकता है। एक सिस्टम डिस्क फेल हो सकती है, आपकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर करप्ट हो सकती है, आपका डिस्क कंट्रोलर फेल हो सकता है जो मैंने बताया हार्डवेयर, आपका कैशे फेलियर हो सकता है, आपका होस्ट अडॉप्टर फेलियर हो सकता है। तो इन सबको कैसे हम बचाएं? तो उसका एक तरीका होता है रेड, redundant array of inexpensive disks, with the help of which हम डेटा लॉस को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेटा में बी वेरी क्रूशियल। तो जहां पे डेटा बहुत क्रूशियल होता है वहां पे हम रेड यूज करते हैं। रेड के मल्टीपल लेवल्स होते हैं। रेड लेवल अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, 0 से लेकर 6 तक लेवल्स होते हैं, और जितनी ज्यादा डेटा क्रूशियल होता है उतनी ज्यादा सिक्योरिटी हम इसमें बढ़ाते चले जाते हैं। फिर नेटवर्क की वजह से भी कुछ इश्यूज आ जाते हैं। पार्टीशनिंग ऑफ नेटवर्क, मैं बताता हूँ पार्टीशनिंग ऑफ नेटवर्क क्या होता है। मान लीजिए ये एक नेटवर्क है, ये इस तरह से बन रहा है, एक नेटवर्क ये है, मतलब नेटवर्क ये यहाँ बन गया। लेकिन अभी ये एक ही नेटवर्क है, बिकॉज एवरी नोड टू एवरी नोड वी कैन रीच। अब मान लिया ये वाला लिंक मेरा फेल हो गया, तो ये नेटवर्क पार्टीशन हो गया। एक पार्टीशन उसका ये बन गया और एक पार्टीशन मेरा ये बन गया। इसको हम कनेक्टेड कंपोनेंट की हेल्प से निकाल सकते हैं। ये आपने शायद एल्गोरिथम पढ़ा होगा कहीं। तो अब अगर मेरा क्लाइंट यहाँ पे और सर्वर यहाँ पे है तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। फिर मान लिया मेरा सर्वर ये था, सर्वर क्रैश हो गया या सर्वर शटडाउन के लिए चला गया, तो ये सारी चीजों की वजह से मेरे ऑपरेशन टर्मिनेट हो सकते हैं, ऑपरेशन करने में दिक्कत आ सकती है। तो नाउ हाउ टू रिकवर फ्रॉम द फेलियर। 2-3 तरीके हैं। एक तो चेक पॉइंटिंग होती है, उसमें क्या है कि स्टेट हम टाइम टू टाइम सेव करते रहते हैं। दूसरा, हम बैकअप लेते रहें टाइम टू टाइम। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर एबल टू रिकवर एट लीस्ट पार्शियली, राइट। फेलियर क्लियर हो गया आपको? किस किस तरह के फेलियर हो सकते हैं, कैसे हम उससे हेल्प से रिकवर कर सकते हैं? ठीक है, आगे चलें। Yes, 10 sir. मिनट 10 मिनट करेंगे, 10 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर और है फिर फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं शायद परसों पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी सिमेंटिक्स दिक्कत कब आती है? जब एक, देखो, अगर मेरे पास शेयर्ड फाइल है, ये फाइल है, इसको ये भी एक्सेस कर रहा है, ये भी एक्सेस कर रहा है, ये यूजर 1 है, ये यूजर 2 है, ये इस पे कुछ राइट कर रहा है, रीड कर रहा है, तो किस तरह से हम इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी सिमेंटिक्स। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ शेयरिंग ऑफ फाइल। एक में हम कहते हैं कि भाई देयर इज ओनली वन सिंगल इमेज ऑफ द फाइल, एक में हम कहते हैं कि मल्टीपल इमेजेस हैं, राइट। तो जब हम सिंगल इमेज की बात करते हैं, ये चीज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की तरह से है कि ये मेरा शेयर डेटा है और P1 भी इसको एक्सेस कर रहा है और P2 भी इसको एक्सेस कर रहा है। तो कैसे हम इंश्योर करें कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी? अब आप कहोगे कि जब वही है तो हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वाला मैकेनिज्म क्यों इस पे नहीं लगा सकते? नहीं, क्योंकि ये अलग अलग सिस्टम्स पे हैं। रिमोट फाइल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के जो मैकेनिज्म है, जो एल्गोरिथम है, वो इस पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, और होंगे तो बहुत स्लो हो जाएंगे, क्योंकि ऑल दीज हैव टू बी डन विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क। तो कई सारे सिमेंटिक्स हैं, इसमें एक यूनिक सिमेंटिक्स है। यूनिक सिमेंटिक्स में ये कहता है कि ये फाइल पे जो भी चेंज होगा वो साथ के साथ इसको भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देयर इज ए सिंगल इमेज ऑफ द फाइल यूनिक सिमेंटिक्स में, और all the changes are reflected immediately.
मान लो यहाँ पे कोई चेंज किया U1 ने, तो U2 को तुरंत दिखाई देगा जहां जहां भी ये फाइल खुली हुई है। मान लिया U3 ने भी खोल रखी है फाइल, तो ये चेंज U1 को भी दिखेगा, वो दिखेगा उसने किया है, U2 ने भी किया, U3 को भी दिखेगा, U3 को भी दिखेगा साथ के साथ। तो ऑल द चेंजेस आर विजिबल। और एक करंट लोकेशन है, अगर लोकेशन भी चेंज करेगा तो हर यूजर के लिए वो करंट लोकेशन फाइल की चेंज हो जाएगी, ये नहीं कि एक यूजर के लिए चेंज होगी। तो दिस इज कॉल्ड यूनिक सिमेंटिक्स। दूसरा होता है सेशन सिमेंटिक्स। ये नोट्स में आपके डाल दूंगा ग्रुप में। सेशन सिमेंटिक्स में क्या है, एंड्रूज फाइल सिस्टम में AFS में यूज होता है। इसमें राइट्स आर नॉट विजिबल इमीडिएटली टू अदर। इसमें मल्टीपल कॉपीज हैं, U1 के पास ये कॉपी है, U2 के पास ये कॉपी है, U3 के पास ये कॉपी है। इसने मान लिया कुछ चेंज किया X, इसको नहीं दिखेगा, ये अभी यही काम करता रहेगा इसी कॉपी पे अपनी हो। अब इसने क्लोज कर दिया, इसने भी क्लोज कर दिया, इसने भी क्लोज कर दिया, ये सेशन खत्म हो गया। उसके बाद U1, U4 और U5 ने इसको दोबारा लिया, तो अब जो फाइल इनके पास आएगी उसमें ये चेंज वाला आएगा। यहाँ पे सेशन खत्म हुआ, यहाँ पे चेंज रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये होता है सेशन सिमेंटिक्स। और तीसरा होता है आपका इम्यूटेबल शेयर फाइल्स रहती हैं। इसमें हम ये कह देते हैं भैया जो फाइल शेयर्ड होगी उसको इम्यूटेबल हमने डिक्लेयर कर दिया, और उसके अंदर ना आप उस दो काम नहीं आप उसके अंदर कर सकते, ना उसको आप रीनेम कर सकते और ना आप उसको चेंज कर सकते उसके अंदर। ठीक है, तो ये दो चीजें, तीन तरह के सिमेंटिक्स हो गए आपके, एक यूनिक्स, एक सेशन और तीसरा इम्यूटेबल। आपको किस तरह का चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन योर एप्लीकेशन। सो नाउ वन लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट that I will do and finish. Protection and reliability. तो बेसिकली प्रोटेक्शन मुझे किससे करना है, प्रोटेक्शन मुझे करना है इम्प्रॉपर एक्सेस से। और रिलायबिलिटी का क्या पर्पस है, इम्प्रॉपर एक्सेस। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं, लास्ट टॉपिक अगली क्लास में ले लेंगे। पेन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं खत्म करता हूँ क्लास। किसी का कोई डाउट है? सर ये ग्रुप में नोट्स डाल देना। हाँ, ग्रुप में डाल दूंगा भाई। ठीक है, थैंक यू।